माय डियर स्टूडेंट, आपके अपनी यूट्यूब चैनल रियल टीचर बिहार बोर्ड में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 7 का जो इतिहास हमारे अतीत की बुक है उसका चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिए, चैप्टर का नाम है राजा और उनके राज। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आ गए हम लोग क्वेश्चन आंसर के पेज पे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है जोड़े बनाए। तो गुर्जर प्रतिहार किस में जाएगा? गुजरात और राजस्थान। इसका आप ट्रिक से भी याद कर लें, गुजरात और गुर्जर, ये इसका मिलान करेंगे हम लोग। और राष्ट्रकूट जो है वो पश्चिमी दक्कन में जाएगा। पाल वंश बंगाल, इसका भी अंत में ल और उसका भी अंतिम में ल। चोल तमिलनाडु, चोल जो है दक्षिण भारत का है, तमिलनाडु में जाएगा। अब त्रिपक्षीय संघर्ष में 3 पक्ष कौन कौन थे? तो 3 पक्ष कौन कौन थे? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश। तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। बच्चों द्वारा बनवाए हैं इसका आंसर, बच्चे बनाए हैं स्कूल में। देखिए ये तीनों का 3 पक्ष ऐसे आप लोग लिखेंगे मिला करके, क्योंकि अब तो 7th के बच्चे हैं, थोड़ा मिला के लिखेंगे अच्छा लगेगा। अब चोल साम्राज्य में किसी सभा की समिति का सदस्य बनने के लिए क्या क्या शर्त आवश्यकता थी? तो ये आप लोग इसका आंसर अब देखेंगे। तो चोल साम्राज्य में किसी भी सभा की सदस्यता के लिए उस व्यक्ति को, इच्छुक जो लोग हैं, उसको भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व असूला जा सकता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होना चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की जानकारी होना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों से किसी में इधर की मात्रा होगा, बच्चे द्वारा गलत किया गया है। इधर से किसी समिति का सदस्य रहा हो तो वह किसी समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। इनसे आपकी बुक में टिक भी लगा सकते हैं, बुक में है। अब आगे चलते हैं। एक और पॉइंट है कि जिसने अपने संबंधी के खाते जमा नहीं कराए हैं वो भी चुनाव नहीं लड़ सकते, ये भी एक नियम था। अब है क्वेश्चन नंबर 4। चहमानों के नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नगर कौन कौन से थे? तो 2 प्रमुख नगर कौन से थे? तो एक थी दिल्ली और एक अजमेर। अब आइए समझें, इसमें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने। तो 8वीं सदी के मध्य में राष्ट्रकूट जो थे, दांती दुर्ग के प्रमुख ने अपने चालुक्य अधिपति को उखाड़ फेंका और हिरण्यगर्भ, यहाँ पे भी गलती लिखा बच्चा और यहाँ पे भी गलती लिखा, हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया जिसने उन्हें जन्म से क्षत्रिय नहीं होने पर भी क्षत्रिय क्या उपाधि मिला जिससे। और जब उन्होंने शक्ति और धन प्राप्त किया तो उन्होंने अपने अधिपति से खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। जाहिर सी बात है, कोई भी जब खुद ही क्षत्रिय बन जाएगा, जब वो लड़के हरा देगा उसको, तो खुद स्वतंत्र हो जाएगा। ये अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए कन्नौज पर नियंत्रण के लिए लड़ा। गुर्जर प्रतिहार पाल वंश से लड़ा। इस तरह वे सत्ता में आए। एक लाइन और यहाँ पे होगा, इस तरह वे सत्ता में आए माने शक्तिशाली बने। सत्ता में आए लिखिए, या इस तरह वे शक्तिशाली बने। तो आशा है 5 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 के पास चलते हैं। नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल करने के लिए क्या किया? तो नए राजवंशों ने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। मतलब कि आपके बुक का चैप्टर में मैं दिखा देती हूँ, बुक में आपका आंसर तो ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा।
चलती हूँ चैप्टर 1। जो पेज नंबर इसका इस चैप्टर का सेकंड पेज है उस पे मिलेगा आपका। सेकंड पेज में आती हूँ। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन का जो था उसमें यहाँ था आंसर। सारे क्वेश्चन का आंसर बुक से ही लिया गया है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक पूरा आप टिक कर लेंगे इसको तो अच्छे से बन जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बुक से लिखिए, या तो यहाँ पे लिखा गया है इसमें, इस PDF से आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी वही लिखा गया है कि वह जन्म से क्षत्रिय न होते हुए भी जब हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किए अपने आप को राजवंश की स्वीकृति हासिल करने के लिए, तो जन्म क्षत्रिय नहीं होने पे भी वो क्षत्रिय बन जाते थे और उसके बाद दोबारा क्षत्रित्व प्राप्त कर लिए। इसके उदाहरण भी मिलता है, जैसे पुरुषों ने अपने राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पे कदम म्यूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपना पराक्रम, जो उनका परंपरागत पेशा था ब्राह्मण शास्त्र, उसको छोड़ के, माने कि उनको शास्त्र पढ़ाना, वेद कराना, पाठ वगैरह, उसको छोड़ के शस्त्र अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में सफलतापूर्वक क्या किए, अपना राज स्थापित किया। अब तमिल क्षेत्रों में सिंचाई व्यवस्था का विकास किस तरह हुआ, ये भी क्वेश्चन बुक में है, आप पढ़ेंगे तो आ जाएगा। पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना, माने किया जा रहा था। क्या क्या किया गया, कैसे हुआ, तो निर्माण हुआ होगा यहाँ। सिंचाई के लिए कई पद्धतियाँ अपनाई गई। कुआं खोदा गया कुछ इलाकों में, कुछ जगहों पे बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाया गया। नहरों का निर्माण किया गया, नहरों का निर्माण किया गया। तटबंध बनाया गया, तटबंध बनाया गया। आप इसको देख सकते हैं अपने बुक का जो पेज नंबर 24 है, उसमें ये आंसर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, पानी को खेतों तक ले जाने के लिए यहाँ पे बताया है। पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण हुआ, मैंने अपने भाषा में लिखेगा। अब एक सिंचाई कृत्रिम से होने लगा, कुएं खोदे गए, बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। यहाँ से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, चोल मंदिरों के साथ कौन कौन सी गतिविधियाँ जुड़ी हुई थी। तो चोल मंदिर से बहुत सारी एक्टिविटी थी, माने वहाँ पे शिल्प सबसे ज़्यादा विकसित था। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गया था, क्योंकि शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। सिर्फ पूजा आराधना का स्थान नहीं था ये मंदिर। यहाँ पे सबसे विशिष्ट कांस्य प्रतिमा बनाने का काम, सबसे जो अभी भी आज भी चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो होगा वो आप खुद से करेंगे, क्योंकि अदर स्टेट और अदर क्षेत्र के हिसाब से, जैसे जो मतलब कि छपरा से होंगे, सारण से, उनका अलग आंसर होगा। जो वैशाली से होंगे उनका अलग आंसर होगा। जो दरभंगा से होंगे उनका अलग आंसर होगा। देखिए क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि मानचित्र एक को दोबारा से देखें और तलाश करें कि जिस प्रांत में आप रहते हैं उसमें कोई पुरानी राजशाहियाँ यानी राजाओं के राज थे या नहीं। तो ये अपने हिसाब से, अपने क्षेत्र के हिसाब से आप करेंगे। इसमें अपने शिक्षक का, अपने माता पिता का हेल्प ले सकेंगे, क्योंकि जो मैं आंसर बताऊंगी वो अलग हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका आंसर मैं बता देती हूँ कि जिस तरह आज का जो पंचायती चुनाव हम लोग देखते हैं, उत्तर मेरूर के चुनाव में किस तरह से अलग थे। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि उस समय का जो चुनाव प्रणाली था काफ़ी
भिन्न थी, इसको भिन्न लिखिएगा, भी भिन्न, भिन्न मीन्स अलग, माने अभी से बिल्कुल अलग थी। यहाँ पे ये गलत किए हैं बच्चे, ये वाले गलत है, इसको भिन्न बनाना होगा। ठीक, तो ऐसे आप समझ चुके होंगे। उत्तरोत्तर में चुनाव में जो समिति के सदस्य थे, एक व्यक्तियों के नाम मतलब कि ताड़ के पत्ते के टिकट पर लिखा जाता था। उस समय ये आज वाला बैलेट पेपर या जो अभी का डिजिटल है वो नहीं थे। टिकट एक मिट्टी के बर्तन में डाल दिए गए थे और इसके बाद एक युवा लड़के को प्रत्येक समिति के लिए एक एक करके टिकट निकालने को कहा जाता था। और चुनाव की प्रणाली वर्तमान अभी के जो चुनाव प्रणाली है उसमें क्या होता है कि एक चुनाव चिन्ह के साथ चुना जाता है जिसे मत पत्र कहा जाता है और मतदाता अपनी पसंद पर एक मोहर लगाई जाती है। मोहर तो अब तो बटन टिपने वाला काम हो गया है और उसे मत पेटी में डाल दिया जाता है। मतदान पूरा करने के बाद वोटों की गिनती की जाती है और प्राप्त मतों की संख्या के आधार पर विजेता का नाम घोषित किया जाता है। जो सबसे अधिक मतलब आधा से ज़्यादा जो बहुमत प्राप्त करते हैं वो विजेता घोषित होते हैं, माने सबसे ज़्यादा जो प्राप्त किए पंचायत में। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको सभी प्रश्नों का आंसर समझ में आ गया होगा और आपको जब थोड़ा भी समझ आ रहा हो वीडियो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अब अगले वीडियो के साथ।